नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हम आज छंद शास्त्र में छंदों का विवेचन करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने सभी प्रकार के जो छंदों का जो निर्धारण के जो नियम है, छंद की परिभाषा है, छंद के लक्षण क्या है, छंद में जो है आपकी मात्रा निर्धारण के क्या क्या नियम है, इसके साथ साथ हमने यति, गति, तुक, चरण, इनके बारे में अच्छी भली भांति है वो आप जान चुके हैं। ऐसे हमने जो विगत वीडियो में हमने इसकी सब जानकारी है वो आपको दे चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्रा निर्धारण का जो नियम है वो एक बार पुनः आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो आएगा आपको समझ में तभी, और एक जो आपके वर्णिक छंद का जो गण का जो निर्धारण करने का जो नियम है वो आपको भली प्रकार से आना आवश्यक है, तभी आगे आप छंदों का जो विवेचन है, विभिन्न प्रकार के जो छंद उनके अच्छी प्रकार से समझ आपको हो पाएगी। तो मैं पुनः आपको ये कहता हूँ कि जो मात्रा निर्धारण का नियम और जो गण निर्धारण का जो नियम है वो एक बार पुनः आप ज़रूर देखेंगे वीडियो में, और उसके बाद ही ये जो चरण है, ये जो छंद है, उनको हम सीखेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम छंद शास्त्र में छंदों का विवेचन करने हैं। अब छंद में सबसे पहला जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो छंद है, प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो छंद जो परीक्षा में आपके आएंगे उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो छंद है वो लेते हैं चौपाई छंद। चौपाई का मतलब होता है चार पाई, माने पद, जिसमें चार पद हो, चार चरण हो, ठीक है, वो हम उसको चौपाई कहते हैं। अब चौपाई छंद में प्यारे विद्यार्थियों लक्षण क्या है इसके, परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे आपके, जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित छंदों पर टिप्पणी करिए या निम्न छंदों के लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो उसमें आपके कोई भी छंद है वो दिया हुआ आएगा, 4-5 दिए हुए आएंगे, जैसे दो आ गया, चौपाई आ गया, हरिगीति का, द्रुत विलंबित, इस प्रकार के छंदों का जो नाम लिखा हुआ आएगा। आप उनको आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको उनके लक्षण लिखने, यानी परिभाषा लक्षण जो है वो लिखते हुए साथ में आपको उदाहरण भी देना है। और उदाहरण को परीक्षा में भली भांति जो मात्रा निर्धारण या गण निर्धारण है वो संपूर्ण गण और मात्रा लगा करके, जो भी अगर वर्णिक छंद है तो वर्ण के जो गण है वो लिखें, ठीक से लिखेंगे, और मात्रिक छंद है तो मात्रा को गणना करके ही ठीक प्रकार से लिखेंगे। उनके नीचे जो भी आप उदाहरण लिखते हो उनके नीचे मात्रा लिखेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे, और ठीक प्रकार से जो परीक्षक होगा वो उचित नंबर आपको देंगे, ठीक है। तो अब हम आज पहला जो छंद है वो लेते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है बीए प्रथम वर्ष में चौपाई छंद। चौपाई छंद के लक्षण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप नोट भी करते जाना, ठीक है। पहला जो लक्षण है यह सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद कौन सा, सम माने जिसमें समान, सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हो, वो सममात्रिक होता है, ठीक है। सम का मतलब समान, और विषम माने जिसका विषम है, जो कई विषम मात्रिक छंद है, कई सममात्रिक छंद है, कई अर्ध सममात्रिक छंद है, 3 श्रेणियां हैं इनकी। तो ये जो चौपाई छंद है वो पहला लक्षण क्या है, ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है प्यारे विद्यार्थियों, 16 मात्राएं होती है। मात्रा निर्धारण का जो नियम मैंने बताया वो एक बार पुनः पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अधिक आ जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से मात्रा लगती है, ठीक है। तो 16 मात्राओं का ये छंद है। इस छंद में यति यानी रुकना, विराम, कहाँ विराम करना है, प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी जो 4 चरण हैं उन चरणों के अंत में रुकना होता है, यानी यति होती है, ठीक है। यति और गति के नियम आप समझ में आ गया होगा। यति कहते हैं विराम को, और गति है जो आरोह अवरोह के साथ, लय के साथ किसी छंद का वाचन करते हैं, वो गति हो जाती है, ठीक है। और चौथी बात इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, लक्षण क्या लिखना है कि तुक प्रायः पहले चरण की दूसरे चरण के साथ और तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलती है। ध्यान रखना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के साथ और तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति के साथ, यानी जो चरण 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे, 1 2 3 4। तो 4 चरण में इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के साथ इसका जो है तुक है वो होगा, और तीसरी की चौथी के साथ तुक होगा। तो यहाँ पर ये तुक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इस
पांचवा जो लक्षण क्या है इसका, ये आप परीक्षा में इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत अच्छे आपके अंक आएंगे। इस छंद में प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। जगण और तगण वो इस छंद में नहीं आना चाहिए। अगर जगण और तगण आ रहे हैं तो वो चौपाई छंद नहीं है। ठीक है, तो जगण में का अर्थ क्या होता है, आपका जो है वो सूत्र, यह माता राज भानस लगा, ये जो सूत्र है, अब इस सूत्र के अनुसार क्या नहीं आना चाहिए, जगण। जगण का मतलब जय भाने, जय भाने मतलब जगण में होगा 1 2 1, ये नहीं आना चाहिए, यानी मध्य जो गुरु है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, मध्य गुरु नहीं आना चाहिए और तगण नहीं आना चाहिए। जगण, ये जगण में ये हो गया 3 जय भाने, ये हो गया जगण। और क्या नहीं आना चाहिए, तगण, ताराज। तीन अक्षरों को हम साथ में लेते हैं, मैंने नियम बता दिए थे आपको। ताराज का मतलब तगण, तो तगण में क्या आना चाहिए, 2 ता का 2 मात्रा, ठीक है, गुरु मात्रा, और रा की गुरु मात्रा और जय की लघु मात्रा। तो इस प्रकार से ये गण का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से हो गया। इसमें ये गुरु गुरु लघु, यानी अंत लघु नहीं होना चाहिए, तगण नहीं होना चाहिए और जगण नहीं होना चाहिए, ये नियम भी है। ठीक है, अगर ये आते हैं तो फिर वो चौपाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। तो क्या नहीं आना चाहिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है, यानी मना है, नहीं आना चाहिए। फिर अगला जो लक्षण है वो है 2 चौपाइयों के एक समूह को क्या कहते हैं, अर्दली। 2 चौपाइयाँ, अभी मैंने उदाहरण छोटे थोड़े लिखे हैं। ठीक है, ये जो बड़ा उदाहरण, पूरा उदाहरण ये है, यहाँ पर समझाने के लिए छोटा ही लिखा है मैंने। तो देखिए, ये दो चौपाइयों का एक जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे, अर्दली या फिर अर्दावली कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अर्दली या अर्दावली के नाम से पुकारा जाता है, जो 2 चौपाइयाँ हैं उनके एक समूह को। फिर अंत में 2 गुरु आते हैं, लगभग प्राय है इसमें अंत में क्या आते हैं, 2 गुरु भी आते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये सममात्रिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। इस छंद में यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है और तुक प्राय पहले चरण की दूसरे चरण के साथ, तीसरे की चौथे के साथ में मिलती है। ठीक है, 4 चरण होते हैं, पहले की दूसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ मिलती है। इस छंद में प्रत्येक चरण के अंत में क्या नहीं आना चाहिए, जगण और तगण, यानी वर्णिक छंद में जो आता है जगण और तगण, यानी जबान और ताराज, जगण और तगण नहीं आना चाहिए। 2 चौपाइयों के एक समूह को अर्दली या अर्दावली के नाम से पुकारा जाता है। अंत में 2 गुरु भी आते हैं। देखिए, अब इसके थोड़ा समझते हैं मात्रा का निर्धारण करके। पहले देखिए धीरज, धीरज में 2 ई की मात्रा बड़ी है तो 2 लघु आपका हो गया गुरु, यानी इसकी 2 की गणना होती है, 2 में गिनना है। ये लघु, जय का लघु। और धर्म में 2 मात्रा ये तो है तो 1, लेकिन 2 कैसे लगी, क्योंकि रे क्या है, आधा है यहाँ पर, तो ये इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, गुरु। और मैं 1 मात्रा। फिर मी वैसे तो क्या है, छोटी की मात्रा है, लेकिन आगे क्या आ गया, संयुक्ताक्षर आ गया, त्रय आ गया, तय। त्रय कैसे बनता है, तय और रे और ए से मिलके त्रय हो गया, तो ये संयुक्ताक्षर है। अब संयुक्ताक्षर है तो फिर इसमें इस पर प्रभाव पड़ेगा इसका, यानी इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, गुरु, 2 मात्रा। फिर ये त्रय की 1 मात्रा, अरु में 1, ए की 1 मात्रा, आ होता तो 2 होती, और रू की भी, रू छोटा है तो 1 मात्रा, ना में आ है तो यहाँ पर 2 मात्रा, और री में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा, यानी गुरु। ठीक है, अब गिनती करते हैं। 2 1 3, इसको 2 गिनना है, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी हो गई, 16 मात्रा होनी चाहिए प्रत्येक चरण में। फिर यहाँ पर देखिए 2 1 1 2, यानी मैं इसी तरह काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, गुरु लघु लघु, गुरु लघु 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 लघु, एक आई है, ए आई, तो ए है तो यहाँ पर 2 मात्रा होगी, यानी इसमें केवल 4 स्वर है, उन्हीं के केवल क्या लगेगी, 1 मात्रा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि, इनके ही लघु मात्रा लगती है। बाकी जो आपकी स्वर है उनमें आ है,
बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री बड़ा वाला जैसे यहाँ पर हिंदी में नहीं चलता, ठीक है, इसका प्रयोग कम होता नहीं होता। और ये ए, ऐ, ओ, औ और अंग, अ है। यहाँ पर आपको दीर्घ मात्रा यानी गुरु मात्रा का प्रयोग करना है। गुरु माने दो का ये जो एस की तरह इसका चिन्ह होता है, लघु का यहाँ पर खड़ी पाई की तरह होता है। तो यहाँ पर इसको एक गिनती करते हैं, इसको दो गिनती करते हैं, दो गिनते हैं इसको। तो इस प्रकार से यह सिर्फ 4 ही है, ए, ई, ऊ, री छोटी ये लघु है, हर्स्व है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मात्रा करेंगे और ये जो है बड़ी है, तो यहाँ आ, ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ा, ए, आई, औ, अंग, अ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब में क्या हो गई, दो दो आपको यानी सब में गुरु 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 लगेगी। अगर ये मात्रा लगती है तो गुरु है, ये मात्रा है तो आपके लघु है, ठीक है। तो अब इस प्रकार चा में आ है और री में आ है तो गुरु गुरु हो गया। अब इसकी गिनती करो, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अपना ये सही है, ठीक है। हालांकि मैंने 2 ही चरण लिखे हैं, इसके 2 ही लिखे हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए कि इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। तो एक तरह से ये चौपाई के जो लक्षण है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में गिनती करनी है और इस प्रकार से लिखना है तो ही अच्छे नंबर आपके मिलेंगे, ये ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पर मात्रा लगाते हैं, गुरु में एक मात्रा, एक री सी की मात्रा है तो एक की मात्रा लगेगी, ध्यान रखना। या री सी की मात्रा है गृह में तो एक 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 यानी लघु लघु, यहाँ पर गुरु एक यानी लघु लघु गुरु, आ है तो गुरु हो गया, ई बड़ी है तो गुरु हो गया। और यहाँ पर भी मात्रा लगा लेते हैं। अब ल आधा आ गया है तो ए पर वैसे तो एक ही होता है, लेकिन ल आगे आ गया है तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो ए को गुरु मानना है। फिर इस ल का हलंत आधा अक्षर होता है, उसको नहीं मानना क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, तो इस व्यंजन वर्ण को जो है इसको नहीं मानेंगे हम, इसकी काउंटिंग नहीं होती, गिनती नहीं होगी। और यहाँ पर लघु गुरु लघु, यहाँ पर वी छोटा है ई की मात्रा, लेकिन आगे ये संयुक्ताक्षर आगे मतलब मिला हुआ है। देखिए विद्या को हम खोल के ऐसे लिखते हैं तो ये किससे बना है, द आधा यानी हलंत और या इससे मिला है, तो ये आधा आ गया तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो ये 2 हो गया यानी गुरु हो गया। यहाँ आ की मात्रा है तो ये भी गुरु हो गया, ये लघु लघु, ये गुरु ये गुरु। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही है अपनी मात्रा। ये अगर सही आ रही है तो इसका मतलब आपका छंद सही है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सही आ रहा है, इसका मतलब आपकी काउंटिंग अगर सही है 16 आ रहा है तो आपका छंद सही है। तो इस प्रकार से ये चौपाई छंद है। और यहाँ पर देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लौ कहूँ जागर। तो यहाँ पर मात्रा देखो, एक में एक एक करके गिनती में गिन रहा हूँ, आप समझ लेना। यहाँ पर देखो गै संयुक्ताक्षर है, लेकिन इससे पहले कोई अक्षर नहीं है तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आ की मात्रा इसलिए गुरु है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखिए गुरु लघु लघु, यहाँ 1 1 1 2 1 1 चंद्र बिंदु का अगर कोई अक्षर पर है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 की मानी जाएगी। अगर अनुस्वार होगा तो 2 मानी जाएगी, ठीक है, यानी ये लघु ही है। यहाँ गुरु गुरु, ये लघु लघु। अब देखिए यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में देखिए जो है 1 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 मात्रा हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपकी मात्रा सही आ रही है तो चौपाई सही है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 मैंने यहाँ पर पहले गिन ली है, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2, तो इस प्रकार से ये 16 मात्रा होती है, ठीक है। ये सब 16 मात्रा है। ये 4 चरण हो गए पूरे। ये देखिए पूरा मैंने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4। एक उदाहरण आप पक्का कंठस्थ करेंगे, परीक्षा में लिख के आना, आपको एक तो पक्का ही लिखना है और इसी प्रकार से लिखना है, ऐसे मात्रा लगा करके ही लिखनी है, ध्यान रखना, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है, ताकि उसको परीक्षक को ये पता हो कि वास्तव में इसको मात्रा का निर्धारण करना भी आता है।
तो ये देखिए, बाढ़हि असुर जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ठीक है, तो इसको चौपाई को तो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं जो उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है कि गाते ही जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर गायन इसका कर सकते हैं हम। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो मात्रा है पूरी 16 है। तब तब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से 16 मात्रा है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रभु में ये रे जो है इसको हम खोल के लिखते हैं तो पैर रे इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर एक ही मात्रा लगेगी, क्योंकि इसकी तो मानने ही नहीं जाएगी। ये इधर है, इसका प्रभाव अगर होगा तो कोई अक्षर इधर होता तो इसका प्रभाव होता, लेकिन यहाँ कोई अक्षर नहीं है, इधर कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पर रे की काउंटिंग होकर के इस तरह से एक ही मात्रा इसकी होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, कृपा में ऋषि की मात्रा तो एक ही गिनती होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो सज्जन में जय आधा आ गया तो इसका प्रभाव वैसे है, एक ही मात्रा है, लघु है, लेकिन जय आगे आधा आ गया तो ये फिर गुरु बन जाएगा और इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि आधे अक्षर की गिनती नहीं होती है, यानी हलंत आधा है ये, इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन हो गया, तो इसमें यहाँ पर गिनती हो गई लघु लघु की। ध्यान रखना, इस प्रकार से ये उच्चारित होते हैं, गिनती होती है। आशा करता हूँ ये जो चौपाई छंद आपको समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम लेते हैं दोवे छंद को। दोवा जो छंद है उसके लक्षण क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई हमने पढ़ ली, अब दोवा देखते हैं दोवा के लक्षण क्या है। पहला लक्षण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता है। दोवा छंद ये अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, यानी आधे आधे चरणों में समानता मिलती है। अर्ध सम है या आधा समान है, अर्ध माने आधा, सम माने समान है, मात्रिक छंद होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। दूसरा लक्षण क्या है, इसके विषम चरणों में 4 चरण होते हैं, मैंने बता दिया कितने चरण होते हैं छंद में। 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, तीसरा और ये चौथा चरण, तो 1 2 3 4। तो पहला और तीसरा जो चरण है वो क्या कहलाता है, विषम चरण, और दूसरा और चौथा जो चरण है वो क्या कहलाएगा, सम संख्या है तो समचरण। ध्यान रखना, ये समचरण हो गया, ये विषम चरण हो गया, यानी पहला और तीसरा विषम और दूसरा और चौथा सम। तो इसके विषम चरणों में, विषम चरणों का मतलब क्या हो गया, पहला और तीसरी जो पंक्ति है, पहली और तीसरी में 13-13 मात्राएं होती है, यानी इसमें 13-13 मात्रा होगी। ठीक है, और समचरण यानी 2 दूसरा चरण और चौथा चरण, इसमें कितनी मात्रा होगी, 11-11 मात्रा होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा कि इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। यानी विषम चरण हो गया पहला और तीसरी पंक्ति, और सम चरण हो गया दूसरी और चौथी पंक्ति, यानी दूसरी और चौथा जो चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती है। यानी एक पंक्ति को 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ठीक है, तो 4 चरण का ये छंद है दोवा, और इस चरण में प्रत्येक छंद में लगभग 4 चरण होते हैं। तो इस 4 चरण में पहला और तीसरे जो है वो विषम चरण माना जाएगा, और दूसरा और चौथा वो समचरण होता है। तो विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, यह लक्षण समझ में आ गया होगा। अगला देखिए लक्षण है कि यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी जो 13 और 11 मात्राएं जहाँ होती है, 13 पर रुकेंगे, 11 पर रुकेंगे, तो ये 13 और 11 मात्राओं पर विराम होगा, उसको हम कहते हैं यति। ठीक है, तो यति प्रत्येक चरण के अंत में होगी, यानी यहाँ होगी, पहले चरण में यहाँ, दूसरे चरण में यहाँ, तीसरे चरण में यहाँ, चौथे चरण में यहाँ। तो इस प्रकार से 4 चरणों में हम इस प्रकार से रुकेंगे और हम उदाहरण से समझेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा आराम से। तुक प्रायः सम चरणों में होती है। तुक प्रायः सम चरण यानी दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, यहाँ पर आपको तुक मिलेगा। ठीक है, तुक कहाँ मिलेगा, दूसरी और चौथी पंक्ति, यानी
तुक प्रायः सम चरणों में होती है। अगली बात देखिए कि इस छंद के विषम चरणों के अंत में क्या नहीं आना चाहिए, जगण आना वर्जित है। जगण माने जय भान, जभान, यानी 1 2 1, यानी लघु गुरु, लघु यानी आदि गुरु नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 1, ये आना नहीं, जगण नहीं आना चाहिए। इस छंद के विषम चरण, विषम चरण का मतलब हो गया पहली और तीसरी पंक्ति में आपका क्या नहीं आना चाहिए, जगण वर्जित है, नहीं आना चाहिए। ये विशेषता हो गई, ये लक्षण हो गए। फिर समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, दोवा छंद के विषम चरणों के अंत में जगण आना वर्जित है, मना है। अगर आता है तो फिर वो दोवा छंद नहीं माना जाएगा। फिर है अगली बात, सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण होना, यानी एक बड़ी पाई वाला आना आवश्यक है। एक लघु वर्ण आना जरूरी है, किसमें, सम चरणों में। यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में आपका एक अंत में आपका एक लघु वर्ण जरूर मिलेगा आपको, यानी जो खड़ी पाई वाला एक मात्रा वाला जरूर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके दो जो उदाहरण है वो देख करके, उदाहरणों से समझ में आएगा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब इस दोहे को हम प्यारे विद्यार्थियों, रहीम जी के इस दोहे को हम मात्रा देखिए, निर्धारण करते हैं। 1 1 1 1, यानी लघु लघु लघु, गुरु गुरु। फिर यहाँ पर भी मात्रा एक की है, तो इसमें यहाँ पर आपको गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु, तो इस प्रक्रम से हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु क्षमा करना गुरु, क्योंकि आ की मात्रा है, चंद्र बिंदु है, लेकिन चंद्र बिंदु होने पर तो एक ही मात्रा होती है अगर वो लघु है वर्ण, लेकिन यहाँ पर आ की है तो इसलिए आ के गुरु मात्रा। यहाँ पर ये देखिए लघु गुरु लघु, तो इसके अब काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये देखिए 4 चरण हो गए। एक चरण कहाँ तक हो गया, एक चरण ये, दूसरा चरण यहाँ, तो पहला चरण, दूसरा चरण, फिर ये तीसरा चरण यहाँ कहाँ तक है, यहाँ तक है। देखिए कैसे है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मात्रा पर यति हो गई। यहाँ पर ये हो गया तीसरा चरण, फिर ये देखिए आगे 11 मात्रा पर ये चौथा चरण और हो गया। तो ध्यान रखना 4 चरण हो गए। रहीमन धागा प्रेम का एक चरण, मत तोड़ो छिटकाए दूसरा चरण, फिर टूटे सो फिर ना जुड़े तीसरा चरण, और जुड़े गांठ पड़ जाए ये चौथा चरण हो गया। यानी ये पहला और ये तीसरा ये क्या हो गया, विषम, और ये दूसरा और ये चौथा क्या हो गया, सम। ठीक है, ये ध्यान हो गया। तो अब मात्राएं काउंट करेंगे, हम देख ली 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मात्रा सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सही है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। तो यहाँ पर 11 मात्रा आनी चाहिए, समचरणों में आ रही है, सही है अपना। और क्या आना नहीं आना चाहिए, जगण नहीं आना चाहिए। बोल रहे गए ये लक्षण कह रहे हैं कि विषम चरणों के अंत में जगण नहीं आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर जगण है क्या, यहाँ नहीं है, 2 1 2 है। यहाँ क्या नहीं आना चाहिए आपके, 1 2 1 नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर अंत में ये रहा विषम चरण पहला और तीसरा, तो इसके अंत में देखिए अगर गण बनाए यहाँ पर तो 2 1 2, यानी गुरु लघु गुरु आ रहा है, गुरु लघु गुरु आ रहा है, तो इसका कहाँ ये हो गया आपका गुरु लघु गुरु, तो रगण हो गया, राजभा। ठीक है, राजभा हो गया ये, यानी रगण होता है यहाँ, ये रगण आ गया, जगण नहीं आया है, तो ये भी सब सही है एकदम। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 1 2, यानी यहाँ पर भी रगण है, जगण नहीं होना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, सही है। फिर कह रहा है यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। देखो प्रत्येक चरण, एक चरण समाप्त हो गया, यहाँ यति होगी, कब होगी, 13 मात्रा काउंट कर लो, फिर यहाँ पर यति करना है। यहाँ 11 पर यति, 13 और 11 पर यति हो गई। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में यति हो गई। तुक कहाँ मिलता है, समचरणों में होती है, तो तुक देखिए समचरण, समचरण दूसरा और चौथा चरण, ये देखिए दूसरा और चौथा चरण प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यति हो रही है।
देखो ये और ये देखिए तुक मिल रहा है, छिटकाय जाय, तो ये मिल रहा है, यानी ये स्वर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी तुक भी क्या है, सही है। तुक क्या यहाँ पर एकदम सही है। तुक कहाँ मिलेगा, दूसरी और चौथी पंक्ति यानी समचरणों में मिलेगा। जगण नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि समचरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना जरूरी है, तो ये देखो लघु वर्ण अंत में आ रहा है समचरणों में। किसके चरणों में, समचरण, यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में आपका लघु वर्ण आना चाहिए। तो ये देखो ये और ये मात्रा क्या है, लघु है, तो इसका मतलब आपका एकदम सही है। अगर ये काउंटिंग आपकी गलत आती है, इसका मतलब आपका छंद सही नहीं है, त्रुटि है उसमें, ठीक है। अगर ये सारे लक्षण मिलते हैं और एकदम से एक तरह से ये गणित है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये जो हमारे जो प्रसिद्ध कवियों ने जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, संस्कृत साहित्य इत्यादि में जो लिखा है, तो बहुत सोच समझ करके लिखा है। कितनी सुंदर उन्होंने, कितनी काउंटिंग करके, गिनती करके, बहुत सुंदर गणना करते हुए इन छंदों की रचना की है। क्योंकि छंद तो प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद से चला आ रहा है, और छंद तो वेद पुरुष का जो है क्या उसका जो है चरण माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो बहुत सुंदर ये इसमें गिनती इत्यादि होती है, अगर गिनती सही नहीं है तो आपका छंद है वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये सारे लक्षण मेल होते हैं तो ही वो शुद्ध छंद है वो माना जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोवा छंद समझ में आ गया। एक बार पुनः देख लेते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, आधा समान होता है, आधा नहीं होता। अर्ध सममात्रिक छंद होता है विषम चरणों में, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में दूसरी और चौथी पंक्ति में आपकी 11-11 मात्राएं होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी जहाँ पर 13 और 11 मात्राएं लग जाती है वहाँ पर ही आपको यति करनी है, विराम करना है, रुकना है। और तुक प्रायः समचरणों में होती है, ठीक है। तुक समचरणों में होती है, यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलेगा। इस छंद के विषम चरण यानी पहली और तीसरी पंक्ति के अंत में आपको जगण नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जगण नहीं आ रहा है। सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना जरूरी है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ये आप मात्रा है वो आप स्वयं लगा लेंगे, ठीक है। मैं मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। तो यहाँ पर बिहारी जी ने अपने आराध्या राधा जी का जो स्मरण किया है मंगलाचरण के रूप में। तो ये जो दोहा है बहुत सुंदर दोहा है। और इसमें देखिए मात्रा देखिए, यहाँ मात्रा मैंने थोड़ी सी त्रुटि कर दी है। यहाँ पर मेरी है तो यहाँ पर गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, दो मात्रा है। यहाँ पर भी गुरु एक मात्रा, लघु यहाँ पर एक मात्रा, 2 और 1, ठीक है। छोटी है तो एक ये लगेगी। आगे जहाँ पर भी गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु, यहाँ पर आधा अक्षर, यहाँ इससे पहले कोई अक्षर नहीं है, यहाँ नहीं है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ से कोई इसके साथ ही अक्षर हो तो ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई गिनती नहीं होगी, आधे अक्षर की गिनती नहीं होगी। यहाँ पर गुरु होगा, लघु गुरु 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 लघु और गुरु, नहीं गुरु और लघु, क्षमा करना। तो इस प्रकार से 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर देखो यहाँ पर पहले चरण में यति हो गई, फिर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गया, सही है। यहाँ पर समचरणों में 11 आ रहे हैं, विषम चरणों में आपके 13 आ रहे हैं, यहाँ 13 और 11 हो गया। यहाँ पर देखिए अब फिर 13 आते हैं क्या, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है। यहाँ पर 13। इस प्रकार से परीक्षा में आपको इसी प्रकार से लिखना है मात्रा लगा करके, ठीक है। और यहाँ देखते हैं 11 आते हैं क्या, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो आपका सारा मेल है वो सही बैठ रहा है, इसका मतलब आपका छंद सही है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और ये पंक्तियाँ, ये दो दोहा है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप स्वयं हैं वो अगर ये सीख गए हैं तो ये लगा करके ज़रूर देखिएगा, तो ये समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से उदाहरण है वो हमें मात्रा लगानी आती है। ध्यान रखना अनुस्वार की कितनी मात्रा लगेगी, गुरु यानी 2 मात्रा लगेगी, अनुस्वार की 2, चंद्र बिंदु की 1, ठीक है। चंद्र बिंदु है तो 1 ही लगेगी, लेकिन यहाँ पर आ है तो यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी। तो ये आप स्वयं काउंट करेंगे, कहाँ यति होती है स्वयं समझेंगे। ये जगण बगण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जगण आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब काउंट करके आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों छंद चौपाई और दोहा छंद है वो आपको समझ में आ गया होगा।
आगे और भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके पढ़ने में फिर रुचिकर नहीं होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चौपाई छंद और दोवे छंद को, दोवा जो छंद है इसके और भी उदाहरण आप स्वयं है वो खोज करके उनकी मात्रा लगाने का जो है आप परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो विशेषताएं लक्षण है उनको कंठस्थ करेंगे, एक उदाहरण आप ज़रूर कंठस्थ करेंगे, उनकी मात्रा वगैरह आपको सब ठीक प्रकार से लगानी आनी चाहिए। और भी जो आपके दोहे हैं कबीरदास जी के, वरिंद जी के, बिहारी जी के, जो भी दोहे आपको अगर कोई मिले तो उन दोहों को आप मात्रा लगा करके उनका अभ्यास ज़रूर करेगा। तो इससे आपका जो है दोहा छंद पर, चौपाई छंद पर पकड़ मजबूत बनेगी। तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे जो अगले जो छंद हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।